नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी एक ब्रेकिंग आ रही है उसके साथ करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, आईपीएस अफसरों के फिर से ट्रांसफर होंगे। 48 घंटे में लिस्ट जारी की जाएगी और दूसरी ट्रांसफर लिस्ट बन रही है। 2 जोन के एडीजी बदले जा सकते हैं, आधा दर्जन जिलों के कप्तान के ट्रांसफर हो सकते हैं। कल आई ट्रांसफर लिस्ट में एक एडीजी की नई तैनाती के संकेत। तो आपको बता दें कि कल भी बड़े पैमाने पर ये ट्रांसफर हुए थे और एक नई लिस्ट आने वाली है। संतोष शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। संतोष, ये दूसरी लिस्ट है, कहा जा रहा है कि 48 घंटे में तकरीबन साफ हो जाएगा कि आखिर कितने ऐसे कप्तान हैं और एडीजी हैं जिनका ट्रांसफर होगा। देखिए, बिल्कुल अस्थायी 48 घंटे में जो गृह विभाग और डीजीपी मुख्यालय लगातार जो मंथन कर रहा है, उसमें 2 जिलों के कप्तान कानपुर और सीतापुर का हटना तय है, क्योंकि ये लंबे समय से डीआईजी हो चुके। 1 जनवरी को ये डीआईजी हो चुके थे, लिहाजा एसएसपी कानपुर और एसएसपी सीतापुर हैं, इन दोनों को हटना तय है। यहाँ पर 2 नए चेहरे होंगे। एक चेहरे की बात करें तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहाँ पर साइड में ही पोस्टिंग अगर मानी जाए तो वो वहाँ पर हैं, उनको ये तैनाती मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण जोन में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें बरेली और प्रयागराज जोन में बदलाव के संकेत हैं। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक नए अफसर को तैनाती मिल सकती है। कल जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर वेस्टर्न यूपी में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर उभरे प्रशांत कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया, इसके साथ ही पीवी रामाशास्त्री को एडीजी विजिलेंस बनाया गया, एडीजी कार्मिक बदले गए। तो उसके साथ ही अब ये दूसरी लिस्ट जो होगी वो फील्ड के आईपीएस अफसरों की होगी, जो फील्ड में है, चाहे वो आईजी हो, एडीजी हो और या फिर जिले के कप्तान। करीब आधा दर्जन जिले के कप्तान हैं जो डेंजर जोन में है, जिनको कि बदला जाएगा। इन 2 जिलों के साथ साथ करीब 5 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बढ़ते अपराध के चलते जो तमाम ऐसी अन्य घटनाएं हुई, जिसके चलते लगातार सरकार की किरकिरी हुई, उन जिलों के कप्तान भी डेंजर जोन में है, वहां पर भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि गृह विभाग और डीजीपी मुख्यालय इस पर अंतिम कहा जाए कि मंथन का दौर खत्म हो चुका है और इसको मुख्यमंत्री के पास जैसे ही पहुंचेगी और मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद ये लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें 48 घंटे तक का वक्त लग सकता है। और देखने वाली बात होगी कि लिस्ट में क्या आता है। नजरें संतोष बनाए रखिएगा। शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायग्नोसिस टूल का लोकार्पण किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 डायग्नोसिस टूल एकेटीयू और केजीएमयू ने मिलकर यह टूल तैयार किया और टूल के 99.98 शुद्धता के काम करने का केजीएमयू का दावा है। सटीक जांच के लिए टूल को एक्सरे मशीन के साथ लगा सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि टूल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल इमेज देने में सहयोग करेंगे। तो केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर एमएलबी भट्ट के अनुसार एकेटीयू का तैयार किया गया यह टूल 99.98 शुद्धता के साथ कार्य करने में सक्षम है। तो कोरोना मरीजों की सटीक जांच के लिए टूल को एक्सरे मशीन के साथ लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एकेटीयू कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने कहा कि ये टूल ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन समेत तमाम जगह पर लग सकते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विनय पाठक जो कि वीसी हैं एकेटीयू के साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर एमएलबी भट्ट, वीसी केजीएमयू, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रोफेसर विनय पाठक, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स ये टूल देगा और सबसे बड़ी बात ये कि अब तक जो हम सुन रहे थे कि स्क्रीनिंग के बावजूद भी अगर किसी का रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आता है तो सवाल स्क्रीनिंग पर खड़े होते थे, तो ऐसे में ये टूल कितनी एक्यूरेसी देगा? नमस्कार। और आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना ये टूल ज्यों ज्यों ट्रेन होगा इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती जाती है। और अभी 99% जो अभी हम लोगों ने 3
यूनिवर्सिटी से, KGMU, सैफई और कोटा, इन 3 मेडिकल कॉलेजेस से हम लोगों ने रिपोर्ट्स ली थी और उस रिपोर्ट के बेसिस पे हमने इसको टेस्ट किया था और उस टेस्ट के अंदर इसकी एक्यूरेसी 99% निकल के आई है। और मुझे लगता है कि ज्यों मशीन ट्रेन होगी, मैं 1 मिनट में आपको इसके तरीके बता सकता हूँ, 1 सेकेंड लगेगा मुझे काम करने का। जैसे कि आपका ब्रेन है, तो जैसे कि आपका ब्रेन काम करता है, आप रिकग्नाइज कर पाते हैं कि ये आदमी है हमारा और इस आदमी से हम पहचानते हैं, ये जानवर है, ये हम पहचानते हैं। वैसे ही अगर मशीन में हम इमेजेस डालें तो थोड़े दिनों बाद मशीन ये पहचानने लगती है कि ये कोविड का एक्सरे है और ये कोविड नहीं का एक्सरे है। ऐसे हम लोगों ने US, UK और डॉक्टर भट्ट इसके हम लोगों के साथ क्लिनिकल और उसके एक्सपर्ट रहे हैं और डॉक्टर भट्ट ने हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है और उनकी पूरी टीम ने सपोर्ट किया और हम लोग इस टूल को बनाने में सफल हुए। ICMR ने अपनी नई गाइडलाइंस में ऐसे टूल्स की बात लिखी थी। चाइना में कहते हैं कि जब ये रैपिड उनकी किट्स खत्म हो गई थी तो उन्होंने भी AI से स्क्रीनिंग की थी। तो इस तरह का टूल बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है और प्राइमरी जो इसके परिणाम है वो बहुत संतोषजनक। बिल्कुल, और उसकी जरूरत भी है। प्रोफेसर MLB भट्ट साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जो आज के दौर में कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, लगभग 48 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आती हैं, तो क्या उसका विकल्प आपको मिल गया, हम ये माने, और किस तरीके से अगर हम इसके प्रयोग की बात करें सार्वजनिक स्थलों पर तो वो हो सकता है? जी, ये जो AI टूल बनाया गया है रेडियोलॉजिकल एक्सरे को कोविड नॉन कोविड में क्लासिफाई करने के लिए, ये एक स्क्रीनिंग टूल या क्लिनिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि किसी में फेफड़े में कितनी बीमारी हो गई है, आगे भविष्य में फेफड़े को डैमेज होने की कितनी संभावना है, ताकि उसके हिसाब से मरीज के मेडिकल इलाज में हम लोगों को ये गाइडेंस मिल सके। लेकिन जो स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है कोविड-19 की, वो RT-PCR के माध्यम से ही है। वर्तमान में पूरे विश्व में ही RT-PCR का कोई विकल्प नहीं है, तो कंफर्म डायग्नोसिस के लिए तो RT-PCR ही है। लेकिन ये टूल स्क्रीनिंग के लिए और दूसरा क्लिनिशियन को गाइड करने के लिए, और खास तौर से रिमोट एरिया में जहाँ पर कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है लेकिन अगर डिजिटल एक्सरे लिया जा सकता है, जिसकी फैसिलिटी सारे अस्पतालों में इस समय देश में प्रदेश में उपलब्ध है, कि एक्सरे इमेज को केवल डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को सब्जेक्ट करना होगा और कंप्यूटर में इमेज ट्रांसफर करने के बाद जो AI टूल है उससे अगर लगाया जाएगा तो टूल तुरंत ही 1 सेकंड से कम समय में बता देगा कि इसमें कोविड के इफेक्ट आ गए हैं कि नहीं। इस एक्सरे में कोविड और नॉन कोविड में ये क्लासिफाई कर देगा। तो इससे ये पता लगेगा कि हमें ज्ञात है कि कोविड की बीमारी श्वसन रोग को प्रभावित करती, श्वसन तंत्र को, तो गले से बीमारी प्रारंभ होती है, फेफड़े में पहुंचना ही जान के लिए खतरा बनता है। तो फेफड़े में आरंभिक अवस्था में नॉर्मल एक्सरे करके एक्सपर्ट भी नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल, AI टूल बहुत ही एक्सपर्ट होता है, इसमें इतने ज्यादा इंटेलिजेंस होते हैं कि पेरिफेरल इमेजेस को रोटेट करके इमेजेस को हर तरीके से देख के अर्लीस्ट चेंजेस को भी आइडेंटिफाई करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। सबसे बड़ी पावर इसकी है कि 1 सेकंड से कम समय में एक वाकई प्रोफेसर भट्ट, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सेकंड्स के भीतर पता लग जाएगा कि ये जो एक्सरे है या ये जो हम पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या ये किसी कोविड पेशेंट का है या फिर नहीं है। अभी तक जो खामियां या कह लीजिए जो सवाल उठ रहे थे वो ये कि कई लोग स्क्रीनिंग से निकल जाते थे, कई लोगों को सिम्टम भी बाद में आता था, लेकिन कई बार सवाल उठते थे कि भाई स्क्रीनिंग में हम क्यों नहीं पकड़े गए, स्क्रीनिंग में क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाया। प्रोफेसर विनय पाठक, मैं आपसे डिटेल में समझना चाहूंगी कि जैसे प्रोफेसर भट्ट बता रहे हैं कि स्क्रीनिंग में ये बहुत कारगर है, विद इन सेकेंड्स ये रीड कर लेगा, और आपने भी बताया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, धीरे धीरे ये इंटेलिजेंस और ट्रेंड हो जाएगी कि ये कोविड पेशेंट का है या फिर नहीं है। जिन लोगों को शुरुआती सिम्टम्स हैं या आजकल हम देख रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी बढ़ रहे हैं, क्या ये उस केस में भी काम करेगा? जिस तरह की एक्सरे की ये देखिए, ये सारी फील्ड्स मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की हैं और इस पे ज़्यादातर चीज़ें हमें डॉक्टर भट्ट साहब बता सकते हैं। पर अगर एक्सरे में प्राइमरी स्तर पे कुछ चेंजेस होते हैं तो कंप्यूटर उसको रेडियोलॉजिस्ट से अच्छा डिसाइड कर सकता है, अगर कंप्यूटर प्रॉपर ट्रेंड है। यह प्रश्न सर भट्ट साहब ज़्यादा सही से बता सकते हैं क्योंकि मेडिकल फील्ड के हैं। बट अभी तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और इनकरेजिंग आ रहे हैं हम लोगों के पास। जी, तो चलिए मैं भट्ट साहब के पास से इस प्रश्न को लेकर जाती हूँ। प्रोफेसर भट्ट, जिन लोगों को प्राइमरी सिम्टम्स हैं, मॉडरेट सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, क्या उनको भी ये रीड कर सकता है स्क्रीनिंग में? सिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं कोविड के, उनमें भी आरंभिक अगर एक्सरे में टेस्ट में चेंजेस आने प्रारंभ हो गए हैं, आरंभ के एक्सरे को देख करके बहुत ही जो विशेषज्ञ, बहुत एक्सपीरियंस
रेडियोलॉजिस्ट से केवल वो उसको देख के बता पाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यही एडवांटेज है, इस पे 300 अभी हम लोगों ने 600 एक्सरे कोविड के और करीब 6000 नॉन कोविड के एक्सरे से मिला करके ये टूल डेवलप किया गया। इसमें से 329 एक्सरे हम लोगों के थे लखनऊ, सैफई और कोटा के, और 239 एक्सरे थे जो ऑनलाइन डेटाबेस से यूएसए से, यूरोप से और चाइना से भी लिए गए थे। तो ये 600 कोविड एक्सरे और 6000 नॉन कोविड एक्सरे के आधार पर टूल डेवलप किया गया। टूल की टेस्टिंग से नए सेट ऑफ एक्सरे कोविड एंड नॉन कोविड से किया गया। फिर फर्दर इस टूल को ट्रेनिंग दी गई कोविड एंड नॉन कोविड से। जी। तो इस तरह से ये 99.8% एक्यूरेसी कोविड एंड नॉन कोविड के क्लासिफिकेशन के लिए ऑलरेडी ये पहुंच चुका है। बीच में इसकी कैपेबिलिटी 95% के आसपास गिर गई थी, तो ट्रेनिंग करके इसको फिर इन्हांस करके 99% प्लस कर दिया गया। तो ये क्रमशः जैसे जैसे और एक्सरे का डेटा इसको मिलेगा, इस टूल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और ज्यादा ये इंटेलिजेंट और एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने लगेगा। तो ये टूल की ये एडवांटेज है। और खास तौर से जहाँ पे एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो वहाँ पे तुरंत ये टूल वहाँ के डॉक्टर को एक्सप्लेन, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, इधर नॉन डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। एक्सरे को कोई टेक्नीशियन लेकर के और इमेज को अगर उसमें डाल देता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में इसका सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लगा हुआ है, तो 1 सेकंड से कम समय में ही इसको जानकारी मिल जाएगी। आगे भविष्य में इस टूल को जो हम लोग को रिफाइन करने की बात आप पूछ रही हैं, उसमें हम लोग को रिफाइन करना है कि बैक्टीरियल निमोनिया है, वायरल निमोनिया है, जैसे कोविड निमोनिया भी एक प्रकार का वायरल निमोनिया, लेकिन अन्य जो निमोनिया है, बिल्कुल सिंसेशियल वायरस होता है, और भी वायरस होते हैं, निमोनिया का वायरस होता है। और ये तो क्या आगे कुछ और भी वायरसेस के लिए इसको प्रोग्राम किया जा सकेगा? इस पर भी मैं आपसे और जानकारी जानूंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो आपने बताई कि ये एक ऐसा टूल है जिसके लिए रेडियोलॉजिस्ट और अगर डॉक्टर नहीं भी हैं तो ये बहुत कम समय में, सेकंड्स के भीतर और एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है। बड़े बड़े विशेषज्ञों से भी ज्यादा, कई बार डॉक्टर्स भी जो थिन लाइन मिस कर देते हैं, ये उन पर भी बहुत एक्यूरेट है। और सबसे बड़ी बात ये, जो बड़ी खबर ये है, इस टूल का क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। अब जल्द ये हमारे आपके सबके बीच में आ जाएगा। अगर ये क्लिनिकल ट्रायल सफल हो गया तो ये बड़े पैमाने पर देश भर में आपको दिखाई दे सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक ऐसा टूल जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। AKTU और KGMU ने मिलकर इसको तैयार किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तर्ज पर इसको तैयार किया गया है, उसका ट्रायल अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल। प्रोफेसर विनय पाठक जी, अब सवाल यह है कि ट्रायल तो आप लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन कितनी जल्दी आप इसको कितनी जगहों पर इंस्टॉल कर पाएंगे और कितनी तेजी से इस चीज को आप विस्तार दे पाएंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है कि कम समय में ज्यादा जगहों तक इसकी पहुंच हो जाए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोग को निर्देश दिए हैं। हम लोग एकदम तैयार हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमें देना है। जिन किसी के पास भी डिजिटल एक्सरे की एक मशीन है और एक कंप्यूटर है और या एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, वो हम लोगों से ये टूल ले सकता है। और हम और KGMU ने एक अपना हेल्पिंग सेंटर भी ऑन कर दिया है, जहाँ पे हम लोग उनको हेल्प करके जो है टूल दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग की तरफ से काम पूरा हो गया है। जिनको आप लोगों का मीडिया का काम है इस टूल को बढ़ावा देना, वो आप लोग दे रहे हैं। अभी बहुत जगहों से डिमांड आ रही है। हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं अपने प्रोसेसर को लेकर कि वो स्क्रीनिंग करने के लिए तैयार है एकदम। बिल्कुल सर, सवाल ये भी है कि जिन लोगों को ये सॉफ्टवेयर चाहिए उनके लिए प्रोसेस क्या होगा? क्या वो रजिस्टर्ड होने चाहिए कहीं? जो तमाम गाइडलाइंस है उनके लिए क्या आपकी तरफ से कोई गाइडलाइन है कि किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा? नहीं, वो हमारी लैब्स में लिखेंगे और मैं डॉक्टर भट्ट से पूछूंगा। अगर वो कोई रियली सही लोग होंगे तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टूल दे रहे हैं। ये टूल हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सभी को दे रहे हैं। प्रोफेसर भट्ट, मेरा सवाल आपसे है कि इतना एक्यूरेट टूल तैयार हुआ है, आखिर कितना वक्त लगा? और ये भी जानना बहुत अहम हो जाता है कि कौन कौन से टीम मेंबर्स थे जिन्होंने दिन रात एक करके, और अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने की बात कर रहे हैं कोविड के इस टाइम में, तो आखिर कौन है वो टीम? पूरी तरह से मेक इन इंडिया है ये, पूरी तरह से लोकल है ये, और इसके लिए जितना स्प्रेड द वर्ड होना चाहिए, अगर ये इतना एक्यूरेट है तो होना चाहिए, तो आखिर कौन है वो टीम, किस तरह से दिन रात घंटे एक करके जिसने इस टूल को तैयार किया है? इस टूल को डेवलप करने में AKTU के प्रोफेसर विनय पाठक जी की टीम है। डॉक्टर MK दत्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, और उनकी टीम, उनके एक PhD स्कॉलर ने मिल करके, डॉक्टर दत्ता ने 300 घंटे इस पे काम किया है। इस समय ऐसे कामों के लिए हम लोग
दिन की बात नहीं करते, घंटे की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको 1 महीने पहले कॉन्सेप्ट हमने प्रोफेसर विनय पाठक ने तय किया इस काम को किया जाए। करीब 20 दिन पहले हम लोगों ने एक जूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया मीडिया के माध्यम से कि हम लोग ये डेवलप करने जा रहे हैं और जो लोग एक्सरे हमसे शेयर करेंगे वो ये टूल फास्ट डेवलप होगा। तो सैफई से और कोटा से लिया गया एक्सरे कोविड नॉन कोविड का केजीएमयू ने मैक्सिमम प्रोवाइड किया और ऑनलाइन डेटाबेस से इंटरनेशनल एक्सरेज भी जो आज फ्री अवेलेबल है उनको लिया गया। केजीएमयू से डॉक्टर अनित परिहार, डॉक्टर नीरा कोहली, डॉक्टर हरदीप मल्होत्रा, डॉक्टर आर.के. गर्ग और डॉक्टर हिमांशु रेड्डी ने इस पे काम किया क्लिनिकल साइड से हमारी टीम में, और इन लोगों ने मिल करके 300 घंटे जो लैब में काम किया गया। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए प्रोफेसर विनय पाठक जी, प्रोफेसर भट्ट जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी कि एक बेहतर काम आगे हो और देश कोरोना के कहर से बच पाए। जी हाँ, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त हो चला है और हम भी आपसे यही कहेंगे, पूरी तरह से मेक इन इंडिया है, लोकल के लिए वोकल बनना ही है, तो ऐसे टूल्स का प्रचार प्रसार होना चाहिए। फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।